सुबह के 4 बजे गांव में कोहरा पड़ रहा। तभी उस गांव में एक तेज और बेहद खतरनाक आवाज गूंजी। भूख ने मार डाला रे, भूतिया भूख मार डालेगा रे लौंडो, जल्दी भूख भगाओ, अरे कोई नाश्ता खिलाओ। ये आवाज इतनी तेज गूंज रही थी कि पूरा गांव उसी वक्त जाग गया। उस आवाज से परेशान होकर पूरा गांव गजोधर के घर के बाहर इकट्ठा हो गया। गजोधर का परिवार पागल हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गांव में सच में भूख वाला भूत आ गया हो? बिल्कुल सही कहा, हमने बचपन में भूखिया भूत के बारे में बहुत सुना है। ऐसे लोग जो भूख की वजह से मर जाते हैं, वो मरने के बाद लोगों के शरीर में घुसकर अपनी भूख मिटाते हैं। गांव वाले गजोधर के घर के बाहर आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक गजोधर की नई नवेली बहू राधिका की अचानक से नींद खुल गई। उसकी जैसे ही आंखें खुली वैसे उसने देखा कि पंखा बहुत तेज घूम रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे उस पंखे में एक चुड़ैल की आत्मा दिखाई दी जो कुछ बोल रही थी। मैं बहुत भूखी हूँ, जल्दी से सबको नाश्ता कराओ, वरना ये पंखा तेरे ऊपर गिर जाएगा और तू भी मर जाएगी भूखी की भूखी। नई नवेली बहू राधिका के रोंगटे खड़े हो गए, उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत उठकर बिस्तर पर बैठ गई। ये क्या था और ये चिल्लाने की आवाज है इसकी आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई थाली और बर्तन पीट रहा हो। अरे महेशी उठिए। जब उसके पति महेश की नींद नहीं खुली तब उठकर घर के बाहर हॉल में आ गई तो उसने देखा कि उसके सास ससुर जेठ ननद सभी लोग थाली बजा रहे थे। ये देखकर वो दंग रह गई। फिर उसने घड़ी की तरफ निगाह डाली तो घड़ी में 4 बज रहे थे। उसके ससुराल वाले सिर्फ एक ही बात बोल रहे थे, हमें नाश्ता दो, जल्दी से हमें नाश्ता दो, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हम भूख से तड़प रहे हैं, हमें नाश्ता दो। नहीं बहू राधिका, हमें नाश्ता दो, वरना तुम भी मर जाओगी। भाभी हमें नाश्ता दो, सुबह के 4 बज गए हैं, अगर जरा भी लेट हुआ तो तुम भी हमारी तरह पूरी जिंदगी तड़पती रहोगी। देवरानी जी जल्दी से हमें नाश्ता बना कर दो, वरना हम सब मर जाएंगे। ये सब देखकर राधिका को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था ये कोई सपना है। ये सभी लोग थाली बजा बजा कर क्या बोल रहे हैं? सुबह के 4 बज रहे हैं और ये सब नाश्ता मांग रहे हैं, लेकिन अगर मैंने अभी इन्हें नाश्ता नहीं दिया तो पता नहीं इनका कितना खौफनाक रूप मुझे देखने को मिलेगा। तभी अचानक राधिका के सामने उसका पति महेश आ गया और उसने राधिका को गोद में उठा लिया। गोद में उठाकर उसने उसे फेंक दिया और सीधा वो रसोई में जाकर गिरी। उसका सिर दीवार में भिड़ गया, जिससे उसके सर से खून निकलने लगा। लगता है ये लोग पागल हो गए। अगर जल्दी से मैंने इन्हें नाश्ता नहीं खिलाया तो ये लोग ना जाने मेरी क्या दुर्दशा कर देंगे। महेश जी आप तो मेरे पति हैं, आपने मुझे उठाकर यहाँ रसोई घर में क्यों फेंक दिया? राधिका ये सब बोल ही रही थी कि तभी उसका पति महेश रसोई घर में आ गया। महेश जी आपकी आंखें इतनी लाल कैसे हैं? आपको देखकर तो मुझे डर लग रहा है। आपके घर वाले कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं। घर वालों को तो छोड़िए, आपने मुझे उठाकर किचन में फेंक दिया। राधिका, सुबह के 4 बजे हम सभी को इतनी ज्यादा भूख लगती है कि हम भूख से पागल हो जाते हैं। अगर 10 मिनट के अंदर तुम हम सभी के लिए बढ़िया नाश्ता लेकर नहीं आई तो तुम नहीं जानती कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तुम्हारे मायके वाले भी तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर पाएंगे। और हाँ, इतनी ठंड हो रही है, इस ठंड के मौसम में हमें गर्मा गर्म पकवान बना कर लाना, जैसे गर्मा गर्म पकौड़ी, गरम गरम समोसे, गरम चाय, गरम पिज्जा, गरम बर्गर वगैरह। ये सब हमें चाहिए, तभी हमें शांति मिलेगी। उन सब की आवाज इतनी खतरनाक और इतनी डरा देने वाली थी कि राधिका को उस ठंड में भी गर्मी लगने लगी। लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभाला और अपने पति महेश के गालों पर एक चुम्मा दिया ताकि मामला तो कुछ हल्का हो सके। चुम्मा देने के बाद उसने महेश से कहा, भगवान के लिए आप थोड़ी देर के लिए बाहर अपने परिवार वालों के साथ बैठिए और उनसे बोलिए कि वो थाली बजाना बंद करें। मैं थोड़ी देर में उन सब के लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। राधिका के मुंह से इतना सुनकर महेश इतना ज्यादा खुश हो गया, फिर वो बिना कुछ बोले सीधा बाहर हॉल में आ गया। आप सभी लोग थाली बजाना बंद कर दीजिए और जोर जोर से चिल्लाना भी बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी लोगों के लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। इस घर की बहू राधिका सबके लिए इतने स्वादिष्ट पकवान बनाकर लाने वाली है, जिसे खाकर हम सबकी भूख शांत हो जाएगी। महेश के इतना बोलते ही सभी ससुराल वालों ने थाली बजाना और चिल्लाना भी बंद कर दिया। सभी के चेहरों पर एक अजीब सा सुकून था। वहीं दूसरी तरफ राधिका डरते डरते सभी के लिए नाश्ता बनाने लगी। उसे इस बात का भी डर था कि नाश्ता कितनी जल्दी बन जाए, क्योंकि 4 बजे का समय बहुत खतरनाक होता था पूरे गाँव में। हे ऊपर वाले, इतना खतरनाक भुक्कड़ परिवार तो मैंने आज तक नहीं देखा जिन्हें सुबह 4 बजे नाश्ता करना होता। अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं 3 बजे उठकर ही सबके लिए नाश्ता बना देती, ताकि इतना डरावना माहौल न बन पाता। राधिका ने सभी के लिए नाश्ता बनाया। नाश्ता लेकर वो जैसे ही बाहर हॉल में आई, सभी लोग खाने पर टूट पड़े। सभी लोग खाने को इस तरह खा रहे थे जैसे उन्होंने कभी कुछ खाया ही ना हो। लेकिन खाना खाते खाते सारे गांव वाले जो बाहर खड़े थे वो घर के अंदर दरवाजा तोड़कर आ गए। ये देखकर राधिका और ज्यादा डर गई। अरे आप लोग सुबह सुबह 4 बजे हमारे घर में क्या कर रहे हैं?
राधिका बिटिया, तुम इस घर में पहली बार आई हो। ये तुम्हारी ससुराल में पहली सुबह है, इसलिए तुमको कुछ अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं तुमको बता देना चाहता हूँ कि इस परिवार की ये बहुत पुरानी आदत है। जैसे ही सुबह के 4 बजते हैं, सभी भूख के मारे ऐसे तड़पने लगते हैं जैसे इन्होंने जिंदगी में कभी कुछ खाया ही ना हो। राधिका को गांव वालों की ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, इसलिए उसने गांव के काका से पूछा, काका मेरे ससुराल वाले अभी नाश्ता कर रहे, इसीलिए अभी शांत है। इस शांति के माहौल में आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसा मेरे ससुराल में क्यों होता है? आप तो इस गांव के बुजुर्ग हैं, आपको तो सब कुछ पता होगा। बिटिया, ये राज तो सदियों पुराना है, इस राज के बारे में किसी को नहीं पता। अभी तो मैं तुझे कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन अभी तू अपने परिवार वालों को नाश्ता करा दे। जब ये सभी लोग सो जाएं, तब तू अकेले में हम गाँव वालों से आकर मिलना। हम सब तेरा बाहर ही इंतजार कर रहे हैं। ठीक है काका, थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, कहीं मेरे ससुराल वालों ने सुन लिया तो वो मुझे आपके साथ बाहर नहीं आने देंगे। अभी आप लोग बाहर जाइए और मेरा इंतजार करिए। जब सभी लोग फिर से सो जाएंगे तो मैं आप सबके पास आ जाऊंगी। उसके ससुराल वाले सारा नाश्ता चट कर गए। नाश्ता करते ही सभी लोग बेहोश होने लगे। राधिका ने सभी को संभाला और सभी को अपने अपने कमरों में छोड़ दिया। उसने महेश को भी अपनी गोद में उठाया और अपने बिस्तर पर सुला दिया। चलो अच्छा हुआ, इतना डरावना माहौल अब बंद हो गया। ये तो मेरा पहला दिन था इस ससुराल में, इसलिए मैंने संभाल लिया। लेकिन गांव के काका कह रहे हैं कि ये हर रोज का काम है। अगर ऐसे ही मुझे हर रोज सुबह 4 बजे झेलना पड़ा, तब तो मैं इस घर में ज्यादा दिन रह ही नहीं सकती। मुझे अभी जाकर गांव वालों से मिलना ही होगा, तभी 4 बजे के नाश्ते का पर्दाफाश हो पाएगा। अपने ससुराल वालों को सुलाकर राधिका तुरंत अपने घर के बाहर आ गई। तब गाँव के काका ने उसे बताया, बिटिया, तुम्हारा परिवार कोई साधारण परिवार नहीं है। बहुत सालों पहले इस गांव में भुखमरी का आलम पड़ गया था। सभी फसलें बर्बाद हो गई थी। कई सालों तक तो यहाँ बारिश ही नहीं हुई। इस गांव को छोड़कर उस वक्त सभी लोग बाहर चले गए, लेकिन इस गांव में एक परिवार ऐसा था जो बहुत गरीब था, जो इस गांव के बाहर कभी नहीं जा सका। वो भूख से तड़प तड़प कर सुबह 4 बजे ही ये दुनिया छोड़कर चला गया, लेकिन उसकी आत्माएं अभी तक यहाँ पर भटक रही हैं। तुम अभी मेरे साथ एक योग पुरुष बाबा के पास चलो, वो तुम्हें इसका हल बताएंगे। हमें भी तुम्हारे परिवार से छुटकारा चाहिए, क्योंकि सुबह 4 बजते ही ये लोग थालियां बजाने लगते हैं, भूख के मारे चिल्लाने लगते हैं। हमें भी इससे छुटकारा चाहिए। तुम उस घर की बहू हो, तो वो तुम्हें ही इसका उपाय बता सकते हैं। काका, ये मेरी पहली सुबह थी और मैं अभी इतना ये सब देखकर घबरा गई हूँ। मैं अगली सुबह ऐसी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे आप सभी लोग अभी उन बाबा के पास लेकर चलिए। जो भी उपाय होगा मैं करूंगी, लेकिन अपने परिवार वालों को मैं बचा कर रहूंगी उन 4 बजे वाली भुक्खड़ आत्माओं से। काका राधिका और गाँव वालों को लेकर उन योग पुरुष के पास गए। बिटिया, जिस घर में तुम रहती हो, उसी घर में वही पुरानी आत्माएं अभी भी वास करती हैं, जो भूख की वजह से सुबह 4 बजे मर गई थीं। उनके मरने के कई वर्षों बाद तुम्हारे ससुराल वालों ने ये जमीन खरीदी थी, इसलिए वो सभी आत्माएं सुबह 4 बजते ही उनके ऊपर सवार हो जाती हैं और भूख की वजह से तड़पने लगती हैं। हमें तुम्हारे घर में इसी वक्त बहुत बड़ा हवन करना होगा। इस दौरान उन्हें ढेर सारा नाश्ता करना होगा, तब उन आत्माओं को शांति मिलेगी और वो तुम्हारे घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएंगी। बाबा जी, मैं अपने ससुराल वालों के लिए ये करने के लिए तैयार हूँ, भले इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। आप मेरे साथ अभी मेरे घर चलिए, मैं उन सबके लिए ढेर सारा नाश्ता बनाती हूँ, तब तक आप हवन की तैयारी कर लेना। उसके बाद बाबा ने राधिका के ससुराल में एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। राधिका ने सभी को ढेर सारा नाश्ता कराया और अंत में एक तेज रोशनी के साथ सभी आत्माएं आजाद हो गई। उस दिन के बाद हर सुबह 4 बजे थाली बजाकर नाश्ता मांगना बंद हो गया। गोमती ने देखा कि सुबह के 5 बज गए हैं। वो जल्दी जल्दी उठी और मंडी जाने के लिए तैयार हो गई। उठ गई गोमती? हाँ, और सुनो, मैं सब्जी लेने मंडी जा रही हूँ। तुम ब्रेड और दूध बंटी को बोल देना, ले आएगा। चाय ब्रेड खाकर ही दवाई लेना। हाँ हाँ, ले लूंगा, तू भी ध्यान से जाना। गोमती का पति किशन बीमार रहता था, इसलिए घर का खर्च चलाने के लिए गोमती सब्जियां बेचने लगी। गोमती सुबह सुबह की ताजी सब्जी खरीदने के लिए बड़ी मंडी जाने लगी। गोमती ताजी सब्जियां खरीद कर लाती और बाजार में ताजी सब्जी का ठेला लगाती। सभी ग्राहक जानते थे कि गोमती बड़ी मंडी से ताजी सब्जियां लाती है, इसलिए सुबह सुबह गोमती के ठेले पर सब्जी खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। 1 किलो आलू, प्याज, टमाटर और हाँ, आधा किलो करेला, भिंडी और अरबी भी कर दो। 1 किलो खीरा निकाल देना। हाँ हाँ, अभी कर देती हूँ। तभी एक औरत गोमती के पास आती है जिसका नाम मेघा था। वो गर्भवती थी और सुबह सुबह टहलने के लिए निकलती थी। मेघा का नियम था, वो गोमती से ताजी सब्जियां लेती हुई ही घर जाती थी। गोमती, मैंने तुम्हें कच्चे आम बोले थे, लाई हो क्या? हाँ हाँ मेघा दीदी, आपके कच्चे आम मैंने पहले ही अलग ले लिए थे। ये देखो, ताजे ताजे कच्चे आम।
अरे वाह, इन कच्चे आमों को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वैसे कुछ भी कहो, सुबह सुबह की ताजी सब्जी की सुगंध ही अलग होती है, जो पूरे बाजार में सिर्फ तुम्हारे ठेले पर ही मिलती है। मुझे लगता है तुम बहुत मेहनत से सुबह सुबह बड़ी मंडी से ताजी सब्जियां लाती हो। कितने बजे उठ जाती हो गोमती? मेघा दीदी, रात को देर से सोती हूँ और आप तो जानती ही हो बंटी के पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, पूरे घर का काम देखना होता है। फिर सुबह सुबह मंडी निकलती हूँ 5 बजे उठकर, उसके बाद घर जाना ही नहीं होता, सीधी यहीं आ जाती हूँ और ठेला तैयार करती हूँ। और कोई सब्जी चाहिए? दे दूं क्या? और आज आप अकेले आए हो? अक्सर तो आपके साथ अमर भैया होते हैं। हाँ, अमर को कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा, आ जाएंगे बोल रहे हैं। वैसे मैंने माँ को बुला लिया है, अकेली होती हूँ ना घर पर तो मन ही नहीं लगता। एक काम करो, मैं तुम्हें सब्जियां बता देती हूँ, क्या तुम रोजाना मेरे घर पर ताजी सब्जियां दे जा सकती हो? अब चला नहीं जाता, पूरा टाइम है ना इसलिए। हाँ हाँ, आप चिंता मत करो मेघा दीदी, मैं रोजाना सुबह सुबह की ताजी सब्जी आपके घर पहुंचा दिया करूंगी। इस हालत में आप अपना ख्याल रखो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे वो भी कह देना, मैं ला दिया करूंगी। मैं तो बड़ी मंडी जाती रहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गोमती, नहीं तो आजकल इतना कौन करता है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, ये मेरा फोन नंबर है, मैं तुम्हें सब्जियां बता दिया करूंगी, तुम पहुंचा दिया करना। ठीक है दीदी, इसमें अपना नंबर आप खुद ही डाल दो, मुझे डालना नहीं आता। हाँ हाँ लाओ। मेघा अपना नंबर गोमती के फोन में सेव कर देती है और उसका नंबर भी अपने फोन में ले लेती है। मेघा गोमती को फोन पर बता देती थी कि उसे सब्जी में क्या चाहिए। हेलो, हाँ मेघा दीदी, ठीक है, मैं अभी ठेले पर पहुंचूंगी ना तो पहले आपकी सब्जियां ही अलग करके दे जाऊंगी, उसके बाद ठेला लगा लूंगी। ठीक है गोमती। तुम्हारी ये सब्जी वाली बहुत अच्छी है, बेचारी रोजाना सुबह सबसे पहले तुम्हारी ही सब्जियां अलग करके दे जाती है। इसकी दी हुई भिंडी मैंने कल काटी थी, एक भिंडी खराब नहीं निकली, सब ताजी कच्ची कच्ची भिंडी थी। हाँ माँ, बहुत अच्छी है गोमती, पर बेचारी का पति बीमार रहता है, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, अकेले ही सब्जी बेचकर घर का गुजारा कर रही है। गोमती सच में बहुत अच्छे स्वभाव की थी, ये बात मेघा और उसकी मम्मी जानते थे। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, सड़कें पानी से भर गई थी, निकलने का भी कोई रास्ता नहीं था। गोमती सब्जियां तो ले आई थी पर ठेले पर नहीं लगा रही थी। आज तो बारिश ने परेशान कर दिया, सोच रही हूँ ठेला रुक कर लगाऊं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, कोई सब्जी लेने नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद ही लगाऊंगी। अभी सारी सब्जी की बोरियां यहीं साइड में रख देती हूँ। एक काम करती हूँ, मेघा दीदी ने कल कच्चे आम बोले थे और बाकी सब्जियां भी तब तक उन्हें दे आती हूँ। आज उनका फोन भी नहीं आया, उन्हें लगा होगा कि मैंने बारिश के चलते सब्जी नहीं लगाई होगी। बारिश का पानी भी थोड़ा उतर जाएगा, बोरियां यहीं ठेले पर बांध जाती हूँ। गोमती ने सब्जी की बोरियां ठेले पर बांध दी और ठेले को जंजीर से बांधकर वो सब्जियां देने के लिए मेघा के घर चली जाती है। पर वो देखती है कि मेघा की तबीयत बहुत खराब है और जिस डॉक्टर से उसका इलाज चल रहा है वो उसका फोन नहीं उठा रही है। अस्पताल में भी कोई फोन नहीं उठा रहा, जिस वजह से मेघा और उसकी मम्मी बहुत परेशान हो रहे थे। मम्मी, कोई भी फोन नहीं उठा रहा, मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है, मुझे लग रहा है मेरा लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। मुझे भी यही लग रहा है कि तुम्हारे बच्चे का दर्द शुरू हो गया है। एक तो बारिश में कोई कैब भी बुक नहीं हो रही। आंटी जी आप चिंता मत करो, यहाँ थोड़ी दूरी पर ही मेरी जान पहचान वाले एक ऑटो वाले भैया रहते हैं, मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ। मुझे लगता है आज बारिश की वजह से वो काम पर नहीं गए होंगे। गोमती उस ऑटो वाले के घर जाती है जिसे वो जानती थी। बारिश की वजह से ऑटो वाला भैया आज काम पर नहीं गया था। गोमती के कहने पर वो अपना ऑटो निकाल लेता है। वो सब मेघा को अस्पताल ले जाते हैं। गोमती मेघा की मम्मी के साथ वहीं रहती है। बारिश भी अब रुक चुकी थी, पानी सड़कों से उतर गया था। मेघा के हस्बैंड को जब ये बात पता चलती है तो वो सीधा हॉस्पिटल ही आ जाता है। मेघा एक बेटी को जन्म देती है। थैंक यू गोमती, अगर आज तुम ना होती तो न जाने कितनी परेशानी हो जाती। अमर तुम्हें पता है, गोमती ही ऑटो वाले भैया को लेकर आई थी। थैंक यू गोमती, तुमने आज हमारी बहुत मदद की है। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है भैया, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं मेघा दीदी की मदद कर सकी और मैं बहुत खुश हूँ कि मेघा दीदी ने इतनी प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया है। अब तो मैं मिठाई खाऊंगी। गोमती को ध्यान ही नहीं रहा, वो अपना ठेला और सब्जियां सुबह से छोड़कर आई हुई थी। सब सब्जी वाले बारिश की वजह से वहां से जा चुके थे। गोमती देखती है उसका ठेला और सब्जियां कोई चोरी करके ले गया। गोमती बहुत रोती है। ये बात जब मेघा और अमर को पता चलती है तो वो गोमती की मदद करते हैं। गोमती,
हमारी अपनी दुकान कब से खाली पड़ी थी, अब तुम हमारी दुकान को अपनी सब्जी की दुकान बना लो। अब से तुम दुकान पर बैठकर सब्जी बेचा करो और टेंशन मत लो, हम तुमसे दुकान का कोई किराया नहीं लेंगे। तुम आराम से अपनी सब्जी की दुकान चलाओ। गोमती की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कुछ समय बाद गोमती का पति किशन भी ठीक हो जाता है। अब वो दोनों मिलकर मेहनत से सब्जी की दुकान चलाने लगे। दुकान बनने की वजह से गोमती के पास और भी ग्राहक बढ़ गए। सब जानते थे कि अगर सुबह सुबह की ताजी सब्जी कहीं मिल सकती है तो सिर्फ गोमती सब्जी वाली की दुकान पर।